पाठ 13 कहानी चल रही थी बेशरम बहू। अगर आप एक न्यू व्यूवर हो तो इस कहानी के पुराने सारे पार्ट्स चैनल पे अपलोडेड हैं। आप लोग वहां से जाकर कहानी शुरू से सुन सकते हो। चलिए इस वाली कहानी को स्टार्ट करते हैं। इशिता अपने कमरे में बैठकर रो रही थी कि ये सब उसके साथ क्या हो गया। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से वो सबकी नज़रों में बेशरम बहू बनकर रह गई और उसका पति विनोद, जिससे इशिता इतना प्यार करती थी, वो अब इशिता के साथ क्या करेगा। क्या वो भी जानवी की बात का यकीन करके इशिता को घर से निकाल देगा या फिर इशिता को तलाक दे देगा। अब ससुराल वाले इशिता के साथ क्या करेंगे। अब कोई भी उसे अच्छी नज़र से नहीं देखेगा। सब उसके चरित्र पर सवाल उठाएंगे। वो अब अपनी नन्ही सी बच्ची को लेकर कहाँ जाएगी और उसकी बच्ची जब बड़ी होगी तो वो कैसे बर्दाश्त करेगी जब उसकी माँ को कोई चरित्रहीन कहेगा। वो तो अब अपनी बेटी से नजरें भी नहीं मिला पाएगी। और जिस राघव ने उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाई, मैंने उसकी ही ज़िंदगी से उसकी सारी खुशियाँ छीन ली। मेरी ही वजह से जानवी ने राघव के प्यार पे शक किया और फिर राघव ने उसे घर से निकाल दिया। तो क्या अब राघव और जानवी की शादी नहीं होगी? क्या राघव और जानवी अलग अलग हो जाएंगे? और इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। तभी अचानक से विनोद कमरे में आया और उसने जब इशिता की तरफ देखा तो इशिता बहुत ही ज़्यादा घबरा गई कि अब विनोद उसके साथ पता नहीं क्या करेगा। पर विनोद ने चुपचाप अपने कपड़े चेंज किए और बाथरूम में नहाने के लिए चला गया। इशिता को विनोद का ये बर्ताव कुछ समझ नहीं आया कि विनोद ने आखिर इशिता को कुछ कहा क्यों नहीं। फिर थोड़ी ही देर में इशिता की सास ने इशिता को आवाज़ लगाई और नीचे किचन में आने के लिए कहा। इशिता की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी सास के सामने जाए, क्योंकि पता नहीं अब सब उसे कैसी नज़रों से देखेंगे और क्या कहेंगे उससे। पर सास का हुक्म था तो इशिता को तो नीचे जाना ही पड़ेगा। पर इशिता जैसे ही किचन में पहुंची, इशिता की सास और जेठानी दोनों ही अपने काम में लगे हुए थे। इशिता को यह देखकर थोड़ा हैरानी हुई, पर वो चुपचाप जाकर अपनी सास के पास खड़ी हो गई। इशिता की सास ने इशिता को ताना मारते हुए कहा कि अब क्या मैं तेरी आरती उतारूं जो मेरे सामने आकर खड़ी है। चल जल्दी सब्जी काट और बना, सबके खाने का समय हो गया है। एक तो वैसे भी उस लड़की ने इतना तमाशा कर दिया और अब तू आकर मेरे सिर पे खड़ी हो गई। इशिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। जब कुछ नहीं होना चाहिए था तब सब मेरे ऊपर तलवार लेकर खड़े थे कि अब मैं कोई गलती कर दूं और ये सब मेरा सिर काट दे। और आज जब इतनी बड़ी बात हो गई है तब घर में कोई कुछ भी मुझे नहीं बोल रहा है। और फिर इशिता ने सोचा कि अभी सास की बात मानने में ही भलाई है और खाना बनाने में, नहीं तो अभी एक और तमाशा शुरू हो जाएगा। पर थोड़ी ही देर में घर में एक और तमाशा होना बाकी था। अब सबको तो अपने किए का फल मिल ही गया था, पर अभी भी एक इंसान था जिसके किए का फल मिलना बाकी था। तभी बाहर से इशिता के जेठ के चिल्लाने की आवाज़ आई और उनकी आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग बाहर निकल के आए। इशिता की जेठानी भी भाग के बाहर आई और उसने जैसे ही अपने पति से पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है, वैसे ही उसके पति ने भी उसके गाल पर सेक दिया। और सब ये सब देखकर हैरान रह गए कि इशिता के जेठ ने अपनी पत्नी को थप्पड़ क्यों मारा। तभी इशिता के जेठ ने अपनी पत्नी से पूछा कि मैंने जो तुझे फाइल देने के लिए कहा था वो कहाँ है। तभी जेठानी को याद आया कि उसके पति ने उसे एक फाइल ऑफिस से एक आदमी को देने के लिए कहा था, जिसकी वजह से वो मॉल से
घर आई थी और आकर यहाँ अपना षड्यंत्र रचने में लगी थी, जिस चक्कर में वो ऑफिस के आदमी को फाइल देना ही भूल गई। उसने कहा कि मैंने तो फाइल निकाली थी, पर घर में इतना तमाशा हो रहा था कि मैं भूल गई। और जैसे ही इशिता की जेठानी ने ये जवाब दिया, वैसे ही उसके पति ने उसके गाल पर एक और दिया और कहा, कौन सा तमाशा हो रहा था और कब हो रहा था? और अगर हो भी रहा था तो तू क्या बंदरिया बनकर उसमें नाच रही थी, जो तुझे इतनी इम्पॉर्टेंट फाइल देना याद ही नहीं रहा? इशिता की जेठानी ने बताया, अरे अभी ही हुआ है। फिर इशिता के जेठ ने कहा कि मेरा आदमी यहाँ घर पर 30 मिनट खड़ा रहा, उसे तो कोई तमाशा ना दिखाई दिया और ना ही सुनाई दिया, बल्कि उसने बताया कि घर पे कोई था ही नहीं। उसने कई बार आवाज़ लगाई पर कोई आया ही नहीं बाहर फाइल देने के लिए। तब इशिता की जेठानी को याद आया कि वो जब फाइल लेकर उस आदमी का इंतजार कर रही थी, तभी उसके कानों में राघव और इशिता की बात करने की आवाज़ सुनाई दी थी और वो उनकी बात सुनने के लिए इशिता के कमरे के ऊपर चली गई थी और बहुत देर तक राघव और इशिता की वहीं खड़े होकर बात सुन रही थी। और तभी शायद वो आदमी आया और उसे कोई नहीं दिखा घर पे, और वो बिना फाइल के ही वापस चला गया। अब तो इशिता की जेठानी बहुत ज़्यादा डर गई कि वो तो दूसरों का गड्ढा खोद रही थी और अब कहीं इसी गड्ढे में वो खुद ना गिर जाए, या फिर गिर चुकी है, क्योंकि अब उसका पति उसके साथ क्या करने वाला था ये तो अब कोई भी नहीं जानता था। इशिता की सास ने इशिता की जेठ को डांटते हुए कहा कि अरे हो गई होगी उससे गलती, तू उस पर इतना क्यों चिल्ला रहा है? कल ले जाना ऑफिस और जाकर अपना काम कर लेना। अभी शांत हो जा और जाकर हाथ पैर धो ले और खाना खाने के लिए आ जा। तभी इशिता के जेठ ने गुस्से से कहा कि वो मेरी प्रोजेक्ट का फाइल था जो आज मुझे देना बहुत ही ज़रूरी था, और इस औरत की लापरवाही की वजह से मैं वो फाइल अपने ऑफिस में नहीं दे पाया और वो प्रोजेक्ट किसी और को मिल गया। और फिर इशिता की जेठ के आंखों से एक बूंद आंसू लुढ़क गई और फिर उसने कहा कि और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब कल जाकर मैं कोई भी फाइल अपने ऑफिस में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑफिस ही नहीं है। ये सुनकर सब हैरान हो गए और सबसे ज़्यादा इशिता की जेठानी। उसकी एक गलती की वजह से उसका पति बेरोजगार हो गया। तभी इशिता की जेठ ने इशिता की जेठानी को गुस्से से घूरते हुए कहा कि ये सब इसकी लापरवाही का नतीजा है। ये एक लापरवाह पत्नी है। और वो वहाँ से चला गया और फिर बाकी सब भी वापस से अपने अपने काम में लग गए। पर इशिता की जेठानी को अब बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो चाहती थी कि इशिता को बेशरम बहू का किताब मिले, और इसके लिए उसने अपनी पूरी जी जान से कोशिश की थी। पर इस कोशिश से इशिता को बेशरम बहू का किताब मिलेगा या नहीं ये तो पता नहीं, पर इशिता की जेठानी को लापरवाह पत्नी का किताब जरूर मिल गया था। अपने पति से और पति की नौकरी छूट गई सो अलग, लेकिन इन सब का जिम्मेदार इशिता की जेठानी खुद को नहीं बल्कि इशिता को मान रही थी। और अब वो पहले से ज़्यादा इशिता से चिढ़ गई थी, और अब तो वो इशिता से अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने वाली थी। रात के 8 बज गए थे और सब खाना खा चुके थे, पर राघव आज खाना खाने के लिए नीचे नहीं आया था। और राघव की माँ का हुक्म था कि राघव को कोई भी जाकर अभी परेशान ना करे, क्योंकि अभी ही वो एक दर्द से गुजर रहा है, और जब उसको भूख लगेगी तो मैं खुद उसे खाना खिला दूंगी। इसीलिए इशिता ने भी आज खाना नहीं खाया था। पर इशिता के दिमाग में अभी भी जाह्नवी का ख्याल था कि वो कहाँ गई होगी। क्या वो अभी दरवाजे के बाहर बैठी होगी?
क्या मुझे जाकर एक बार देखना चाहिए? फिर इशिता ने एक बार दरवाज़ा खोलने का फैसला लिया और वो सबकी नज़रों से छिपकर दरवाज़ा खोलकर बाहर तक देखने गई तो जानवी इशिता के घर के गार्डन पर बैठी हुई थी। ये देखकर इशिता भागकर जानवी के पास गई और उसने अपनी शाल जानवी को ओढ़ा दी। जानवी ने आँख खोलकर देखा तो उसकी आंखों के सामने इशिता थी। इशिता ने सोचा कि कहीं जानवी उसको देखकर फिर नाराज ना हो जाए, इसीलिए वो उल्टे पैर ही लौट कर जाने लगी। तभी जानवी ने इशिता का हाथ पकड़ लिया और उसे रो रो कर माफ़ी मांगने लगी। ये देखकर इशिता बहुत हैरान हो गई कि अभी तो ये मुझे गुस्से में थप्पड़ मार रही थी और अब ये मुझसे माफ़ी मांग रही है, पर ये ऐसा क्यों कर रही है। फिर इशिता का मन भी बहुत ही कोमल था। वो जानवी के साथ हुए अपने झगड़े को भूलकर उसके पास बैठ गई और बहुत ही प्यार से इशिता ने जानवी से पूछा कि क्या हुआ तुम्हें और तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो? क्या तुम अभी भी राघव का इंतज़ार कर रही हो? जानवी ने कहा कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ, इसीलिए यहाँ बैठने की जगह दिखी तो यहीं बैठकर खुद की गलती का पछतावा करने लगी। मैंने अपने घमंड में न जाने तुम्हें क्या क्या बोला और राघव की दादी को भी न जाने कितनी बेइज्जती की। मुझे माफ़ कर दो इशिता। और एक तुम हो जो मेरे ऐसे बर्ताव के बाद भी मुझे देखने आई हो और अपनी साल भी मुझे दे दी बिना एक भी बार ये सोचे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। मैंने तुम्हारे दामन में इतने दाग लगा दिए हैं, शायद इससे तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। पर मुझे पता है कि मैंने जो किया अब उसके बाद कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। इशिता भी बड़ी खामोशी से बस जानवी की तरफ देखती रही। फिर जानवी ने कहा कि तुम सोच रही होगी ना कि मैं अचानक से इतना बदल कैसे गई। अभी कुछ देर पहले तो मैं तुमसे इतनी नफरत कर रही थी और अब मैं तुम्हारे गुणगान क्यों गा रही हूँ। सच ये है इशिता कि हाँ, मैं तुमसे नफरत करती थी क्योंकि राघव मुझसे ज़्यादा तुम पर ध्यान देता था और मुझे लगता था कि मेरा राघव ऐसा नहीं है। वो तो अपनी गुलाबों के सिवा अपनी ज़िंदगी में किसी और को आने ही नहीं देगा। और राघव के अच्छेपन की वजह से मुझे इस बात का ऐसा घमंड हुआ था कि मैं उस घमंड में हकीकत को देखना ही बंद कर दी थी। मुझे लगता था कि इस दुनिया में कुछ भी हो जाए पर राघव कभी भी मेरे सिवा किसी और लड़की की तरफ देख भी नहीं सकता। और इसीलिए मैंने तुम्हें अपना दोषी माना कि तुमने ही राघव को अपनी जाल में फंसाया होगा। और इसी सोच में मैं तुमसे नफरत करती गई और वो नफरत इतनी बढ़ गई कि मैंने अपनी ही बेइज्जती पूरे घर वालों के सामने खुद अपने हाथों ही करवा ली। मुझे ये बात तब समझ आई जब राघव ने मेरे गाल पर पहला थप्पड़ मारा, मेरे प्यार का। और जिन हाथों को पकड़कर मैं 7 फेरे लेने वाली थी राघव के साथ, उन्हीं हाथों से राघव ने मुझे अपने न सिर्फ घर से सब बल्कि अपनी ज़िंदगी से ही बाहर निकाल दिया। और इन सब की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। और इतना कहकर जानवी इशिता के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। शायद जानवी का घमंड अब पूरी तरह से टूट चुका था, पर जानवी के घमंड ने अपने साथ साथ जानवी और राघव के रिश्ते को भी तोड़ दिया था, जिसका एहसास अब जानवी को हो रहा था। पर क्या सच में ये रिश्ता जानवी के घमंड की वजह से टूटा था? जानवी को अपने गले लगाकर रोता देखकर अब इशिता की भी आंखें भर आई थी। इशिता को ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था और वो अभी भी जानवी और राघव के रिश्ते के टूटने का जिम्मेदार खुद को मान रही थी। जानवी को रोते हुए देखकर इशिता आत्मग्लीन से भरती जा रही थी, पर इशिता खुद नहीं जान रही थी कि जानवी ने जो भी कहा था
ईशिता ने सिर्फ वही सच राघव को बताया था जो आज नहीं तो कल जाह्नवी की हरकत से राघव के सामने आ ही जाता। पर फिर भी ईशिता ना जाने क्यों जाह्नवी और राघव के रिश्ते के खत्म होने की वजह वो खुद को मान रही थी। वो ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि जिस राघव की वजह से उसकी जिंदगी में खुशियां आई हो वो उसी खुशी को उससे छीन ले। पर वक्त के आगे तो सब मजबूर हैं। ईशिता ने जाह्नवी से माफ़ी मांगते हुए कहा कि जाह्नवी, मुझे नहीं पता है कि मैं माफ़ी के लायक हूँ भी या नहीं, पर फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा और राघव का रिश्ता टूट गया। जाह्नवी ने ईशिता से कहा कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। आजकल के दौर में ऐसा चल रहा है कि लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चला ही नहीं पा रहे हैं, चाहे वो एक दूसरे से कितना भी प्यार क्यों ना कर लें, लेकिन अपनी कुछ ज़रूरतों के आगे वो घुटने टेक ही देते हैं किसी और के सामने। सच्चा प्यार तो पहले हुआ करता था, अब तो बस लोग एक दूसरे से अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर लड़का या पति अपनी पत्नी या फिर प्रेमिका को बाहर खाना खिलाने या हर महीने मूवी दिखाने या फिर उसे समय समय पर तोहफे ना दे, तो लड़की हो या पत्नी उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती और धीरे धीरे दूर होने लगती है। और यही हाल लड़की एक लड़के के साथ करे, जैसे फिजिकल नीड्स की, चाहे वो पत्नी हो या प्रेमिका। अगर वो पति या प्रेमी को इस सुख से संतुष्ट नहीं करे तो लड़के यहाँ वहाँ मुंह मारने लगते हैं। पर कोई बात नहीं, आजकल प्यार करना या पाना मुश्किल नहीं, बल्कि एक को ही चाहते रहना बहुत मुश्किल हो गया है, या फिर ऐसा कहें कि नामुमकिन ही हो गया है। अगर ऑनलाइन पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका भी मिलते तो न जाने किसके किसके घर से कौन कौन मिलता। पर खैर, ये तो अब दुनिया की रीत बनती जा रही है। और अब दुख तो मुझे इस बात का है कि इस रीत के चक्कर में मैं भी नहीं बच पाई। ईशिता बहुत ही ध्यान से जाह्नवी को सुनती रही और वो बस उसे देखकर यही सोचती रही कि राघव तो इससे कितना प्यार करता था, और फिर अब दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग होने जा रहे हैं। पर फिर भी जाह्नवी राघव के लिए दुखी नहीं हो रही, बल्कि अपने सच को अपना रही है। एक तरफ मेरा और विनोद का रिश्ता है, जिसमें कभी विनोद ने मुझे प्यार करना तो दूर, मुझे कभी अपनी पत्नी माना ही नहीं, बस माना तो बस एक जिस्म की अपनी ज़रूरत। पर फिर भी मैं उसे खोने देने के डर से पागल हो जाती हूँ, जबकि मैंने तो उसे कभी पाया ही नहीं। ईशिता अपने विचार कर ही रही है कि तभी अचानक से जाह्नवी अपनी जगह से उठकर जाने लगती है और जाते जाते ईशिता से कहती है कि ईशिता, बहुत हिम्मत से काम लेना, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे जाने के बाद जो भी अब मोड़ आने वाला है वो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, पर फिर भी तुम्हें उसका सामना करना ही होगा। इसीलिए अपने आप को मजबूत बनाना, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, खुद को कमज़ोर मत होने देना। ईशिता को जाह्नवी की ये बात समझ नहीं आई कि ऐसा क्या होने वाला है मेरी ज़िंदगी में जिसे जाह्नवी महसूस कर सकती है पर मैं नहीं। पर फिर भी ईशिता को जाह्नवी की ये नसीहत अच्छी लगी और ईशिता ने भी जाह्नवी से कहा कि मैं अगर तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर तुम्हारे मन में जाने से पहले कोई इच्छा या बात हो तो मुझे कह सकती हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हारी मदद कर सकूँ। जाह्नवी ने कहा कि वैसे तो अब इच्छा जैसी कोई चीज़ मेरे दिल में नहीं बची है, पर हाँ, अगर जाते जाते एक आखिरी बार मैं राघव से मिल पाती तो मेरे मन से बोझ हल्का हो जाता। ईशिता को ये सुनकर पता नहीं अच्छा नहीं लगा। उसे ऐसा लगा कि कहीं जाह्नवी को खुद से दूर जाता देखकर राघव भी जाह्नवी के साथ ये घर छोड़कर चला न जाए।
पर ईशिता का ऐसे सोचना गलत है ईशिता के लिए। पर उसके दिल में राघव से दूर चले जाने का डर भी बहुत था। पर फिर भी ईशिता ने सही का साथ दिया और जाह्नवी से कहा कि तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं राघव से तुम्हारी बात जरूर करवाऊंगी। जाह्नवी ने ईशिता से कहा कि अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो इसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। पर मैं जिस घर के अंदर राघव का हाथ पकड़कर गृह प्रवेश करना चाहती थी, उस घर से राघव ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया है। इसीलिए मैं अब उस घर में दोबारा वापस नहीं जाऊंगी। ईशिता ने कहा कि तो फिर तुम क्या चाहती हो? जाह्नवी ने कहा कि अभी अगर तुम राघव को यहाँ बाहर भेज दो तो। ईशिता ने कहा इस वक्त, अभी तो बहुत रात हो गई है और इस वक्त राघव के कमरे में जाना, ऊपर से तुमने जो फोटो मेरे और राघव की घर पे दिखाई है, उसके बाद तो सब मेरे राघव के रूम में जाने से यकीन ही कर लेंगे और मुझे तो ये भी पता नहीं है कि अभी भी यकीन कर रहे हैं या नहीं। जाह्नवी ने कहा कि ईशिता, जो मैं देख पा रही हूँ इस वक्त, पता नहीं तुम देख पा रही हो या नहीं, पर जैसा मैं ये कहती थी कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, पर राघव मेरा साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक वैसे ही मैं तुमसे ये बात कह रही हूँ कि दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, तुम राघव का साथ मत छोड़ना और राघव भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। और मैंने अपने लिए ये बात घमंड में कही थी, जो कि खुद राघव ने ही तोड़ दी, पर तुम्हारे लिए ये बात मैं पूरे यकीन से कह रही हूँ, जो मुझे खुद राघव ने ही दिलाया है। जाह्नवी की बात सुनकर ईशिता अब और भी ज़्यादा घबरा गई कि जाह्नवी ऐसा क्यों बोल रही है, मेरे और राघव के बीच वो ऐसा गलत क्यों सोच रही है, या फिर वो सही है। पर अगर वो एक फ़ोटो पर यकीन करके ये सब बोल रही है, वो फ़ोटो गलत थी, झूठ थी, उसमें जो सच था वो आंखों का धोखा था। पर ये बात मैं जाह्नवी को कैसे समझाऊं? शायद इस बात को मुझसे ज़्यादा राघव जाह्नवी को समझा सकता है। इसीलिए राघव का अब जाह्नवी से मिलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ईशिता ने जाह्नवी से कहा कि तुम बस अभी यहीं पर इंतज़ार करो, मैं अभी राघव को भेजती हूँ। और फिर इतना कहकर ईशिता तुरंत ही घर के अंदर चली गई और राघव के कमरे की तरफ बढ़ गई। पर कहते हैं ना कि 100 अच्छे काम करो तो किसी की भी उस पर नज़र नहीं पड़ती, पर गलती से भी एक गलत काम कर दो तो सब उल्लू की तरह रात को भी जाग कर देख लेते हैं। और यही अब हमारी ईशिता के साथ होने वाला था। ईशिता सबकी नज़रों से बचते हुए, अपने पैरों की आहट को दबाते हुए चोरी छिपे राघव के कमरे में जा रही थी, जो नीचे किचन में खड़ी ईशिता की जेठानी ने देख लिया। और जब उसने ईशिता को राघव के रूम की तरफ, वो भी चोरी की भांति जाते हुए देखा, तो उसने तुरंत ही ईशिता पर शक कर लिया। हो ना हो ये पक्का अपने आशिक राघव से मिलने ही जा रही है, क्योंकि आज सबके सामने मैंने इसकी पोल पट्टी खोल दी, तो ये महारानी अपने आप को सही साबित करने के लिए राघव से बात ही नहीं की। और अब देखो कैसे पगलाई हुई प्रेमिका की तरह उसके रूम में वो इतनी रात को जा रही है। मन तो करता है कि चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर को जगा दूं और इसकी ये हरकत के बारे में बता दूं, पर पता नहीं इस घर के लोगों को क्या हो गया है। इतना सब कुछ देखने सुनने के बाद भी किसी ने इसे कुछ भी नहीं कहा। और तो और इसका खड़ूस पति विनोद ने भी इसे एक शब्द कुछ भी नहीं कहा। बस हम औरतों की तरह खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। क्या सोचा था मैंने कि इसे बेशरम बहू का किताब दिलवाऊंगी, पर देखो खुद के ही पति ने सबके सामने मारकर बेइज्जती की वो अलग, और लापरवाह पत्नी का किताब दे दिया। पर मैं भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली।
मैं भी अपनी इस बेइज्जती का बदला इस ईशिता से लेकर ही रहूँगी। और फिर ईशिता की जेठानी भी ईशिता का पीछा करते करते राघव के रूम तक पहुंच जाती है। ईशिता राघव के कमरे के बाहर खड़े होकर बहुत ही धीरे से दरवाज़ा को खटखटाती है कि किसी को भी आवाज़ सुनाई न दे, पर राघव तक खुद ही दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ नहीं पहुंच पाती है। फिर ईशिता को एक बात याद आती है कि जब ईशिता के घर में दादी के ठीक होने के बाद सब अपने अपने काम खत्म करके लौटकर घर वापस आ रहे थे, जिससे घर पर ईशिता और राघव को आपस में बात करने का मौका नहीं मिलता था, तो दोनों ने आपस में मिलकर एक कोड बनाया था कि जब भी ईशिता को राघव से बात करना हो, फिर किसी काम के लिए ज़रूरत हो, तो ईशिता अपनी पायल को 3 बार जोर से झनकाएगी तो राघव समझ जाएगा कि ईशिता को उससे कुछ बहुत ज़रूरी काम है। ईशिता को जैसे ही ये बात याद आई, उसने तुरंत ही अपनी पायल को 3 बार जोर से झनकाया और इंतज़ार करने लगी। क्या इसे सुनकर राघव दरवाज़ा खोलेगा या नहीं? पर अगले ही पल राघव ने दरवाज़ा खोल दिया। ये देखकर ईशिता बड़ी खुश हुई और जल्दी से राघव के कमरे के अंदर चली गई राघव से बात करने के लिए। दूर खड़ी ईशिता की जेठानी की आंखें बड़ी बड़ी और मुंह खुला का खुला रह गया कि ये दोनों इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि इन दोनों ने एक दूसरे से मिलने का कोड भी रखा हुआ है। हे भगवान, ये किस उल्टा को हमारे घर की बहू बना दिया। ईशिता की जेठानी राघव के कमरे के पास खड़े होकर सारी बातें सुनना तो चाहती थी, पर वो किचन में अपने पति के लिए पानी लेने गई थी और अभी कुछ देर पहले ही उसके पति ने उसकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से उसे सबके सामने थप्पड़ मारा था और अब वो रात को भी सबके सामने थप्पड़ नहीं खाना चाहती थी, इसीलिए चुपचाप वो वहाँ से चली गई। इधर जैसे ही ईशिता राघव के कमरे में पहुंची तो राघव तो जैसे छोटे बच्चे की तरह बहुत खुश हो गया ईशिता को देखकर, क्योंकि राघव को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ईशिता उससे पहली बात तो मिलने आएगी, और वो भी ऐसे। पर ईशिता तो जानवी के लिए आई थी, इसीलिए उसने राघव से कहा कि मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती और न ही मेरे पास इतना वक्त है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूं, इसीलिए अभी मैं जो कह रही हूं वो तुम बस करो। राघव ने कहा कि तुम कहो तो मेरी ईशी, मैं अभी अपनी जान दे दूं। ईशिता ने कहा कि जान नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी, पर तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए, वो भी जानवी के लिए। तो वो तुम्हें और इस घर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है, पर वो जाने से पहले एक आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती है, इसीलिए तुम अभी उससे मिलने बाहर गार्डन में जाओ। जानवी का नाम सुनकर राघव का दिमाग फिर से गर्म हो गया और उसने कहा कि ये क्या बात हुई ईशी, जिस लड़की ने तुम्हें मारा वो भी बिना किसी बात के, और तो और पूरे घर वालों के सामने उसने तुम्हें चरित्रहीन साबित करने की कोशिश की, तुम उसी की मदद करना चाहती हो। इससे अच्छा तो तुम फिर मुझसे मिलने ही नहीं आती। और तभी ईशिता ने राघव के बोलते बोलते उसका हाथ अपने सिर के ऊपर रख दिया और कहा कि तुम्हें मेरी कसम है, तुम मुझसे मिलने अभी जाओ। बस फिर क्या था, अब ईशिता की कसम के आगे राघव भी ठंडा पड़ गया और वो चुपचाप अपने कमरे से निकलकर जानवी से मिलने के लिए घर के बाहर गार्डन की तरफ चला गया। और ईशिता वहीं राघव के कमरे में बैठकर राघव के वापस आने का इंतज़ार करने लगी। दोस्तों, कहानी का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, आप लोग प्लीज़ हाइप का बटन दबाइएगा, ठीक है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं कल।